हमारे पास अगला जो चैप्टर शुरू होता है वो है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, नीड ऑफ फॉर कैपिटल, सोर्सेज फॉर फंड्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो है कंटेंट की हम इनको देखेंगे। मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले नीड ऑफ फॉर कैपिटल क्या होता है। जब भी कोई बंदा ग्रेजुएट हो जाता है तो उसके बाद वो अपना छोटा सा कंपनी वगैरह या कोई स्टार्टअप वगैरह शुरू करता है, उसके लिए उसको पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके लिए उसने अपने जो है अंडर लोगों को हायर करना होता है, क्योंकि वो पूरा प्रोजेक्ट एक साथ खुद नहीं ना कंपनी का सारा काम कर सकता है, इसलिए उसने अपने सर्विसेज के लिए लोगों को हायर करना होता है। उसके अलावा पैकेजेस वगैरह डेवलप करने होते हैं, इसलिए उसको स्टार्टअप के लिए कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से उनको फिर मैनेज करेगा अब हम आगे देखेंगे। जिस तरीके से सैलरीज वगैरह होगी, रेंट वगैरह पे करने हैं, उसके अलावा एसी का बिल वगैरह आना है, किसी भी चीज़ का इक्विपमेंट्स वगैरह, उसमें जो प्रिंटर वगैरह ख़रीदने हैं, और एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग वगैरह की जो उसके पास पैसे आने हैं उसने वो कहाँ से देने हैं, और उसके कोई भी चीज़ है उसने कोई उधार ले लिया या किसी को वापस करना है, कोई भी इस तरह का लोन वगैरह लेता है तो उसकी जो ज़रूरत उसको पेश आ रही है इन चीज़ों के लिए आ रही है, अब वो किस तरीके से कर सकता है इसको, वो क्या कर सकता है, अपने ऐसे फंडर्स को अपना आइडिया पेश कर सकता है कि वो जिस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल वो फंडर्स को ढूंढेगा, उसको बताएगा, उसको अपने डिस्क्रिप्शन देगा कि हमारी कंपनी है वो क्या काम करेगी और किस तरीके से जो है वो फिजिबल है और उसको कितनी ज़रूरत है फ़ंड्स की, ठीक है। वो पूरा जो प्रेडिक्शन होती है ना कंपनी की, वो बताएगा भाई इसको फाइनेंस की कितनी ज़रूरत है। उसके अलावा कंपटीशन देखेगा कि क्या मार्केट के अंदर कंपटीशन के काबिल भी है या नहीं, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक हम बना रहे हैं, कोई भी ब्रांड बना रहे हैं, जिस तरीके से परफ्यूम का ब्रांड, अगर मार्केट के अंदर एक और परफ्यूम का ब्रांड है और वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्या वो उसका कम्पीट कर सकता है, मुकाबला कर सकता है, और किस हद तक मुकाबला कर सकता है, वो ये देख रहा होता है। अब हम जो फंडर्स को देते हैं उसके लिए हम क्या देते हैं, इस तरह का 1 पेज बिजनेसमैन प्लान देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले आती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, हम बताते हैं कि भाई हमें जो बिज़नेस हमने बनाया है इसकी जो है कौन सी प्रॉब्लम है जो हमने बिज़नेस बनाया है वो सॉल्व कर रहा है, ठीक है। जिस तरीके से अगर कोई मसला आता है, हम बताते हैं कि कंपनी का असल मकसद क्या है, ये डिस्क्रिप्शन होती है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि हमारी कंपनी किस चीज़ के ऊपर, किस मसले के ऊपर काम कर रही है, और काम करने के बाद वो क्या ऐसे मसले हैं जो उसको सॉल्व कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं यहाँ पर कि वो बिज़नेस हमारा कितने पैसे, कितनी जो अमाउंट वो कमाएगा, और हर चीज़ को हम ना इस तरीके से उसको एक शीट बनाकर दे देते हैं कि हमारी पूरी टोटल रिक्वायरमेंट्स कितनी है, और प्रोजेक्शन हमें कितने पैसे लगेंगे, और कंपटीशन इसका हमें कितना एडवांटेज होगा, हमारी अर्निंग कितनी होगी मंथली बेसिस के ऊपर, हमें स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे चाहिए, और हम स्पेंड कितने पैसे करेंगे, ठीक है। और इसके जो हमने प्रमोशन करनी है, हमारी टारगेटेड कस्टमर जो हैं वो किस तरीके से हमारी कंपनी को रीच करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस 1 पेज बिजनेसमैन प्लान के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स आता है। इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जो मेन पार्ट होता है सबसे ज़्यादा वो होती है एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव समरी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम बता रहे होते हैं कि हमारा जो मेन मकसद है ना, इस एग्जेक्टिव समरी के बताते हैं कि हमारा जो मेन कंपनी का मकसद क्या है और हमें फ़ंड क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए। यहाँ पे ब्रीफ सी छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। इसके ऊपर अगर फंडर का इंटरेस्ट बन गया ना तो वो आपको पे कर देगा। उसके बाद वो डायरेक्ट जो अगली चीज़ देखता है ना, वो डायरेक्ट स्किप करके यहाँ पर आता है मैनेजमेंट टीम एंड कंपनी स्ट्रक्चर। यहाँ पर वो देखते हैं कि भाई कितना इनके पास स्टाफ है, कौन सी मैनेजिंग टीम के अंदर है, उनकी स्किल्स वगैरह क्या है, उनकी प्रोफाइल पूरी यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, एडवाइजर्स कौन है, और कंपनी किस स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही है, ये चीज़ें होती हैं। वो बाकी सब कुछ छोड़ दें क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक चीज़ पढ़ें, तो इसलिए इन 2 चीज़ों के बेसिस के ऊपर वो मोस्टली फ़ंड दे देते हैं। अगर उनका इंटरेस्ट इधर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो वो आपको फ़ंड मुश्किल से देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये 2 सेक्शन आपके मेन अच्छी तरीके से लिखने वाले होते हैं। उसके बाद सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होते हैं, ग्रांट होता है, लोन होता है, सेल्स ऑफ इक्विटी क्या होता है। हमारे पास ग्रांट क्या होता है, ग्रांट वो अमाउंट होती है जो हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट करना है तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरी उसको ग्रांट मिली है कहीं किसी फंडर से, अब वो मुझे वापस नहीं करनी, और मैंने बाद में अकाउंटेबल होंगी इसको बताने के लिए भाई मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए ली थी, और मैं उसको दिखाऊंगी, प्रॉपर प्रूफ करूंगी कि आपने इस चीज़ के लिए मुझे दिया था और मैंने वो चीज़ उस चीज़ के लिए इस्तेमाल भी किया, ठीक है। ऑब्लिक टू डिमॉन्स्ट्रेट कि वो मैंने जिस पर्पज़ के लिए था वो शो कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा ये कभी भी पे बैक नहीं करनी होती ऑर्गेनाइजेशन ने। उसके बाद लोन आ जाता है। लोन क्या होता है, ऐसी होती है जो हम कंपनी को लोन देते हैं और इसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, इसके ऊपर सूद लगता है, फिक्स भी होता है और वो हो सकता है चेंज भी होता है। जिस तरह 1 लाख लिया है, 1 लाख के साथ आप 10,000 दोगे, 2 लाख लोग मुझसे ले रहे हो लोन तो 20,000 दोगे। वेरिएबल उसको कहते हैं। फिक्स वो होता है कि जितना मर्जी लोन लो लेकिन आपने 1 लाख मुझे साथ देना ही देना है। लोन ज़्यादातर जो हम लेते हैं वो फिक्स प्राइस के ऊपर काम कर होता है, भाई इतने प्राइस देनी है, जितना मर्जी लोन ले लो, और ये हमने पे बैक करना होता है कंपनी को। इन केस हमारी कंपनी डिज़ोल्व हो जाती है तो क्या होता है कि हम अपने एसेट्स वगैरह जो उनसे लेते हैं, जो लैंडर होते हैं वो अपने एसेट पर्सनल बिलोंगिंग्स वगैरह बेच कर
या अपनी किसी भी तरीके से अपनी गाड़ी, अपना घर वगैरह बेच के ये लोन ज़रूर वापस करते हैं इन केस उनको नुकसान होता है। अब इक्विटी कैपिटल क्या होता है? इक्विटी कैपिटल ये होता है कि हमारे जो हम अपने शेयर्स बेच देते हैं कंपनी के, हम ओनरशिप हमने किसी और को ओनर बना देते हैं कि भाई तुम हमारे 3-4 शेयर्स ले लो और कंपनी के ओनरशिप के अंदर आ जाओ, हिस्सेदार बन जाओ। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमें फ़ंड वगैरह हमारे काम के लिए मिल जाते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि हमारी ओनरशिप डिवाइड हो जाती है। पहले हम मालिक थे, अब और भी मालिक आ गए हैं। हम उनकी जो नए लोग आए हैं उनके भी देखना पड़ेगा कि उनके इंटरेस्ट वगैरह क्या हैं और उन्होंने किस तरीके से कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं या वोटिंग के अंदर हिस्सा किस तरीके से लेते हैं, मीटिंग करते हैं। उसके बाद आता है बजटिंग एंड मॉनिटरिंग। बजट होता है कोई भी पूरे मुल्क का, हम जिस हमारे मुल्क पाकिस्तान का भी जो बजटिंग प्लान बनता है वो जून जुलाई वगैरह में बनता है। पूरे साल का जितनी भी पैसे वगैरह लगने होते हैं ना, एक स्पेसिफिक पीरियड की बेसिस के ऊपर जो एनुअली बनता है, इस तरह एक पूरा बजट प्लान बना लेते हैं। इसके अंदर ये एक पर्सन अपने लिए भी बना सकता है, ये पूरी फैमिली के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल वगैरह किसी भी इस तरह, मतलब किसी भी चीज़ के लिए हम बजट प्लान बना लेते हैं। भाई इतने साल में ये बजट लगेगा, स्कूल जाने के इतने पैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हॉस्टल आई हूँ तो मैं देखूँगी मेरे किराए के अंदर इतने पैसे लग जाएंगे और मेरे खाने के अंदर इतने पैसे लग जाएंगे, मेरा पूरा बजट ये है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं भाई फ्यूचर के अंदर हमारे कितना पैसे जो हैं लग जाएंगे, हम उसकी सेविंग वगैरह करके रखते हैं। उसके बाद हम कर रहे होते हैं पूरे जितने भी करंट और नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर, अब हमारा जो अभी गुज़िश्ता साल है या जो अब करंट चल रहा है उसके अंदर हम कवर कर रहे होते हैं सारे बजट को, पूरा देख रहे होते हैं, कंप्लीट हमने लिखा होता है। कंप्लीट बजट इंक्लूड्स प्रेडिक्शन। जो पूरा बजट होता है ना उसके अंदर पूरे साल का जितना भी बजट हमें लगेगा, हमने कोई इक्विपमेंट लेना है, हमने प्रोजेक्ट के पैसे देने हैं, हर चीज़ उसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। और इसके अंदर हम देख रहे होते हैं कि जो हमारी इनकम या जो हम खर्च कर रहे हैं, हमारी इनकम कितनी आ रही है और हमारा खर्च कितने पैसे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई जॉब कर रही हूँ साथ, तो मैं देखूँगी कि मुझे 30,000 अगर जॉब से आ रहा है, टीचिंग करने से आ रहा है, तो क्या मेरा लक कितना आ रहा है। अगर फ़र्ज़ करो इसलिए हमारे पास होता है आइटरेटिव प्रोसेस। आइटरेटिव प्रोसेस का मतलब ये होता है कि बार बार रिपीट चेंज होता रहता है, हर साल चेंज होता रहता है, पूरी ऊपर से दोबारा से चेंज होता है। हर साल नए जो होते हैं हमारे पास, नए वाले जो खर्चे हमारे नए बन जाते हैं या हमें कम लग रहे होते हैं, कुछ इस तरह का जो भी है, ठीक है। इसके अंदर हमें देखना होता है अगर हमारे जो हम अपना जो हमारे पास हम खर्च कर रहे हैं वो हमारी इनकम से ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब हमारे नुकसान के अंदर जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हमने क्या करना है, फ़ौरन इसके खिलाफ़ एक्शन लेना है, ठीक है। अगर कभी भी जिस तरह से अगर मेरे 30,000 रुपया उसका कमाया है जॉब का और मेरा लग 40,000 है, इसका मतलब मेरे 10,000 नुकसान के अंदर जा रही हूँ, मैंने जितना कमाया उससे ज़्यादा लग रहा है, तो मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेल्स एंड ऑर्डर इनटेक। सेल क्या होती है, हम पैसों अपने जो सर्विसेज या गुड्स वगैरह अपनी जो भी प्रोडक्ट है वो हम बेचते हैं और उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है। ऑर्डर इनटेक क्या होता है, कस्टमर कोई भी चीज़ हमारी सर्विस या प्रोडक्ट वगैरह लेता है और हम उसको प्रोसेस वगैरह करके उसका ऑर्डर उसको देते हैं। उसके बाद से उसके अंदर आता है कंपनी कॉस्ट। कंपनी की कॉस्ट क्या होती है, वो प्राइसिंग वगैरह जो भी होता है। अगर कोई चीज़ मैं बेच रही हूँ, ओवरहेड्स जो ये चीज़ें मैं इनको आगे एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। अब कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को किन चीज़ों के बेस के ऊपर बेच रहे हैं, ठीक है। एक तो प्राइस एट विच एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड टू सेल अ प्रोडक्ट, एक वो देख लेती है कि भाई हमारे कितने पैसे ऊपर लगे हैं, तो उस लिहाज से वो उसकी एक कीमत सेट कर देते हैं। और उसके बाद मार्केट कंडीशन, ये मार्केट के अंदर कितनी चल रही है, मार्केट के अंदर चीज़ ज़्यादा चल रही होती है, पाकिस्तान में यही होता है ना, वो उसकी प्राइस ज़्यादा कर देते हैं, और अगर जितनी वो कम होती है, जो भी उसकी डिमांड वगैरह होती है उसके अंदर इलास्टिसिटी वगैरह आती रहती है जिस तरीके से। और अगर हमारे पास मार्केट में डिमांड कम होगी, हम उसके प्राइस भी उतनी गिरा देते हैं, ठीक है। जिस तरीके से गौरमेंट कोला की जैसे ही डिमांड ज़्यादा हुई उसकी प्राइस भी तो फ़ौरन ज़्यादा हो गई, वरना क्या बहुत कम प्राइस के अंदर थी। कॉस्टिंग के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, रॉ मटेरियल और बॉटिंग आइटम। रॉ मटेरियल वो होता है जो कंपनी ख़रीद कर लाती है और उसके बाद वो उसको प्रोसेस वगैरह करती है, उसके प्रोडक्ट्स बनाती है। और बॉटिंग आइटम्स क्या होती हैं, जो ऑलरेडी मेड चीज़ें हम लेकर आते हैं और अपनी यूज़ करते हैं। और रेडीमेड के अंदर जिस तरह हमारे कंप्यूटर के अंदर चिप्स लगी हुई हैं, वो कहीं और से मैन्युफैक्चर हुई हैं और हम अपने उसको कंपनी के अंदर अपने लैपटॉप वगैरह के अंदर यूज़ लगवा लेते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट क्या होती है, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इक्विपमेंट्स, प्रिंटर वगैरह ख़रीदे हैं, कोई और कंप्यूटर ख़रीदे हैं, मशीनरी ख़रीदी है, उसकी जो कीमत होती है वो होती है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है, जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको जो पैसे देने हैं। ओवरहेड कॉस्ट कौन सी होती है, जो भी मैनेजर्स वगैरह को हमने पैसे देने होते हैं। और जो मैनेजर्स के अलावा हमारे मार्केटिंग, सोशल मीडिया पर जो हमने मार्केटिंग करनी होती है, वो सारे उसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद ये कॉस्टिंग थी, बॉटिंग आइटम्स, रॉ मटेरियल वगैरह।
उसके अलावा कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, लेबर, ओवरहेड्स, ठीक है, ये सब आ गया। इसके बाद अब कॉस्टिंग दो तरह की होती है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड होती है और कॉर्पोरेट ओवरहेड होती है। डिपार्टमेंट ओवरहेड एक स्पेसिफिक एरिया होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक एरिया, उससे रिलेटेड होता है। और कॉर्पोरेट जो ओवरहेड होती है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। प्राइसिंग जो होती है हमारे पास, जो इंक्लूड करती है उसके अंदर हम जो अपनी चीज़ें बेचते हैं ना और सर्विसेज वगैरह, उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं, उसको हम प्राइसिंग कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, रेवेन्यू बेस्ड प्राइसिंग और कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर क्या होता है कि भाई अगर मैंने 20 रुपये की चीज़ बनाई है तो मैं 10% अपना जो है प्रॉफिट रख लूँगी, 30 की बेच दूँगी। रेवेन्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है कि मैंने अगर अपना ब्रांड का नाम इस्तेमाल कर रही हूँ या मैं अपनी कोई भी लोगो वगैरह यूज़ कर रही हूँ, मैं उसके भी एक्स्ट्रा पैसे, तो 30 की जगह मैं 60-70 रुपये की वो चीज़ बेचूँगी, ये होता है उसके अंदर। एनुअल स्टेटमेंट हमने देनी होती है, बैलेंस शीट बना के रजिस्ट्रार कंपनी को देनी होती है, हर लिमिटेड कंपनीज़ के लिए, उसके अलावा दूसरी कंपनीज़ के लिए ये नहीं है। उसके बाद हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है हमारी कंपनी को, वो सब इसके अंदर बताना होता है। उसके बाद हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है और नेटवर्थ क्या होती है। एसेट्स वो चीज़ होती हैं जो हमारे पर्सनल बिलोंगिंग होती है, जो हम ऑन कर रहे होते हैं। लाइबिलिटी क्या होती है, आसान अल्फाजों के अंदर जो चीज़ हमने पे बैक करनी होती है, जिससे कैसे क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड के अंदर हम चीज़ें ली जा रहे होते हैं, शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं और हमने ये वापस भी लेकिन करना होता है, राइट। उसके बाद नेटवर्थ क्या होती है, अगर हम एसेट्स के अंदर से जितनी हमारी चीज़ें हमारे पास टोटल हमारे पास इनकम है उसके अंदर से लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे, वो हमारे पास नेटवर्थ बन जाएगी। जिस नेटवर्थ मैं आसान अल्फाज में अगर बताऊँ कि मेरे पास जो मेरी सेविंग वगैरह जो मैं कमा रही हूँ वो है 10,000, ठीक है। और जो उसके अंदर से मैंने 5,000 रुपया जो है ना वो मैंने किसी से उधार लिया था, मैंने उसको वापस देना है, तो मैं 10,000 में से 5,000 निकालूंगी तो बचा मेरा 5,000। जो मेरा नेटवर्थ है टोटल, जो मेरी अपनी मेरे पास कीमत पड़ी हुई है वो 5,000 है, ठीक है। उसके बाद जो बैलेंस शीट होती है, एक स्नैपशॉट होता है पूरे साल का, मतलब साल के एंड के ऊपर हम देखते हैं कि भाई इसके अंदर अच्छा क्या क्या चीज़ें लगी हुई थी, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वगैरह हर चीज़ देखते हैं हम उसके अंदर। और फिर बाद में कंपैरिजन करते हैं, भाई हमने इतनी प्रिडिक्शन इतनी चीज़ों की थी और उसके बाद भाई इतना ही लगा या कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ। हमने टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ को, जितनी चीज़ें हम ऑन करते हैं और जितनी चीज़ें हमने उधार ली हुई हैं, उनको बैलेंस करना होता है इसके अंदर, ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। बैलेंस शीट इस तरीके की होती है। हमारे पास जो बैलेंस शीट्स होती है ना वो इस तरीके की होती हैं। यहाँ पर एक तरफ एसेट्स लिखे होते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ें जो हम ऑन कर रहे हैं, और यहाँ पर लिखी होती हैं लाइबिलिटीज़। एक तरफ एसेट्स लिखे होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से ही लिखना है, और जो लाइबिलिटीज़ और नेटवर्थ होती है वो इस तरफ आ रही होती हैं। लाइबिलिटीज़ वो जो हमने लोन्स वगैरह लिए, अनसिक्योर्ड लोन, कहीं से फैमिली से जहाँ मर्जी से लोन जो हमने देने, और नेटवर्थ वो है एसेट्स के अंदर से लाइबिलिटीज़ निकाल दो। अब जो हमारे पास एसेट है वो 70, जितने भी हमारे पास बने हैं 70 लाख, और जो लाइबिलिटीज़ और नेटवर्थ दोनों को ऐड करेंगे ना तो तब हमारे पास ये बनेगा, हमारे पास नेटवर्थ 50 लाख है और ये 20 लाख है, तो टोटल 70 लाख, और ये भी दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे, बैलेंस किया हुआ है इस साइड को और इस साइड को, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करती है। यहाँ फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी मैंने बताया था कि क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स को जो हम अलग से बना लेते हैं, वो हमें पैसे शेयर करते हैं अपने, हम उनको अपने जो शेयर्स होते हैं वो देते हैं, उसके बदले में हमें पैसे जो मिलते हैं, ओनरशिप देते हैं हम उनको। उसके बाद हमारे जो भी प्रॉफिट लॉस वगैरह होते हैं वो उसके अंदर एनुअल स्टेटमेंट के अंदर देते हैं कि कितना हमने कमाया, कितना लगाया वगैरह वगैरह। उसके बाद इनकम और एक्सपेंडिचर है। अब देखो इनकम हमारी थी ये 2800 और जो हमारा लगा है वो 5600 है। हमने लगाया ज़्यादा, कमाया कम, इसका मतलब हम नुकसान के अंदर जा रहे हैं, मसला है ये, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एंड इट्स मेंटेनेंस। हमने क्या होता है, मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, अगर हमने मेंटेन करने नुकसान के अंदर जा रहे हैं, हमें चाहिए कभी भी हम अपने शेयर डिस्काउंट के ऊपर कभी भी ना दें। और हमारे पास जो है कंपनी अगर कोई नुकसान वगैरह हो जाता है तो हम शेयर होल्डर्स को उसका कभी भी पे बैक नहीं करेंगे। जो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन हमारी होती है ना नुकसान के अलावा भी, हमने जितनी भी कंट्रीब्यूशन किया कंपनी के अंदर, वो हम शेयर होल्डर्स को उसका हिस्सा नहीं, उनको अंदर से नहीं देंगे। ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिटिंग एक मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर हम ऑडिटर्स होते हैं वो चेक कर रहे होते हैं भाई जो हमें बैलेंस शीट वगैरह दी गई है वो कहीं उसके अंदर कोई धांधली वगैरह तो नहीं हो रही, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा, वो ट्रू एंड फेयर व्यू तो है ना, उसका एश्योर कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं। अब देखो हर चीज़, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को तो देखना पॉसिबल नहीं होता उनके लिए, एक हज़ारों की तादाद में ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, हम पैसे दे रहे होते हैं, रोज़ डेली की बेसिस पर ले रहे होते हैं, और एनुअली उनको चेक करना आसान होता है। तो हम क्या करते हैं, सैंपल वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं,
सैम्पल लेकर उन पर चेक कर लेते हैं भाई ये सही है, रिलायबल है या नहीं। अगर उसके अंदर कोई फ्रॉड वगैरह डिटेक्ट हो जाता है या कोई मिसलीडिंग वगैरह आ जाती है तो इसका मतलब कि उनको वो डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगा और डायरेक्टर्स होंगे उनको सज़ा वगैरह या उनको पुलिस केस बनाना, ये जो करना है वो उसको देख लेंगे। ये हमारा चैप्टर वीक नंबर 4 था।